नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम राजेश बादल साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। राजेश भाई, ये इस समय पॉलिटिकली बहुत सी चीजें हो रही हैं। अ, किसान आंदोलन तो सबसे बड़ा है, मतलब मेरे हिसाब से सेंसिटिविटी के हिसाब से, दूरगामी परिणाम के हिसाब से, और एक देश के एक बड़े पक्ष इससे इफेक्ट होता है उसके हिसाब से। लेकिन ये जो जो मुझे इस बार एक फर्क ये नजर आ रहा है राजेश भाई, आपसे समझना चाहूंगा कि ये जब शुरू हुआ तो किसान आंदोलन था, लेकिन अब इसमें मजदूर भी जुड़ गए हैं। वो संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा, मतलब किसान मजदूर वाला जो एंगल है वो भी आ गया है, मजदूर भी इसमें जुड़ गए हैं। अब इसमें यह भी हो रहा है कि अग्निवीर की वजह से जो एक्स सर्विसमैन हैं या जो इस तरह के लोग हैं जो अपनी पेंशन के लिए लड़ रहे हैं, फौज के ऐसे लोग जिनको, जो अब बाहर आके, मतलब जो रिटायर हो गए तभी वो अपनी बात, अभिव्यक्ति की आजादी तभी है उनकी, फौज में तो डिसिप्लिन से बने हैं, वो लोग भी अब इसके साथ जुड़ने की बात हो रही है। चौथा एक एंगल ये आया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह से, जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने यह बताया है कि वो गैर कानूनी थे, मतलब वो पूरा बॉन्ड ही गैर कानूनी है, तो मुझे कहीं कहीं कभी कभी ये लग रहा है कि ये किसान आंदोलन धीरे धीरे जन आंदोलन तो नहीं बनता जा रहा, क्योंकि ईवीएम की बात भी अब ये आंदोलन करने लगा। इसके कई नेता, अब आप कहिए तो कहे नहीं ईवीएम भी, तो ये अब आपको कहीं लग रहा है कि ये किसान आंदोलन की जगह धीरे धीरे अब एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। राजेश भाई, आपकी पहली टिप्पणी, फिर इस पे आगे बात करते हैं। जी, धन्यवाद आनंद जी। देखिए, आपने जैसे कि कहा कि अब इन दिनों कुछ सियासत तेज हो रही है, तो मुझे कहने में कि ये कोई हिचक नहीं, क्योंकि पिछले 40-45 साल का जो अनुभव यही कहता है पत्रकारिता का कि जब जब भी चुनाव आते हैं तो चुनाव के करीब आते से ही वो सियासत इस तरह से तेज हो जाती है। कर्मचारी भी आंदोलन करते हैं, अलग अलग वर्ग आंदोलन करते हैं और वो सरकार से कुछ पाना चाहते हैं। संभवतः उसके पीछे ये मंशा हुआ करती है कि सरकार, इस समय चुनाव का टाइम है तो सरकार को झुका लो, और सरकार झुक जाएगी। और अक्सर हमने देखा है कि कई बार सरकार झुकी भी है और मांगे भी मानी गई हैं, और बाद में भले ही वो चुनाव के बाद उन पर अमल हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन किसानों का जो मामला है मैं इसको सबसे अलग हट के देखता हूँ। क्योंकि ये ठीक है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, और अगर कुछ सियासत सूंघनी है तो हम ये सोचे कि पंजाब के किसान आंदोलन के पीछे कहीं आम आदमी पार्टी सरकार का हाथ तो नहीं है, एक बात। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप अगर बुनियादी तौर पर जो किसानों की मांगे हैं, उन मांगों को अगर आप देखते हैं तो उनमें सियासत खोजने की हम कोशिश नहीं कर सकते, क्योंकि किसानों की वो मांगे हैं जो हम बहुत अरसे से देखते चले आ रहे हैं। क्या वजह है कि हम व्यापारियों की मांगे पूरी कर लेते हैं? क्या वजह है कि हम केंद्रीय कर्मचारियों को सारे वेतन आयोगों की सिफारिशों के अनुरूप वेतनमान भी दे देते हैं? क्या वजह है कि हम डॉक्टरों का, इंजीनियरों का और आईएएस अधिकारियों को बिना मांगे कई बार बहुत सारी चीजें दे देते हैं? तो हम जब सारे वर्गों को एक संतुष्ट करते हैं, उनके तमाम मांगों को पूरा करते हैं, किसान क्यों कभी संतुष्ट नहीं होता, ये हम नहीं अभी तक समझ पाए। और ये एक ऐसा तिलिस्म है आनंद जी कि मेरा ख्याल है कि राजनीतिक दलों को इस मामले में सेंसिटिव होना चाहिए। और ये तो ठीक है कि चुनाव का टाइम है इसलिए होगा, लेकिन किसान ही सबसे ज्यादा यातना भुगतता है। किसान पूरे साल जो मेहनत करता है, देखिए, अब अगर आप, आज मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि आज एक व्हाट्सएप समूह पर और एक सोशल मीडिया पर मुझे लगता है कि उसका जो जो एक संदेश प्रचारित हो रहा है, उसका झुकाव या उसका जो अर्थ निकालें अगर हम, तो ऐसा लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का बचाव करता है। वो संदेश ये है कि हम अन्नदाता इनको क्यों कहें। अगर हम इनको अन्नदाता कहते हैं तो वो एक कर्मचारी ने, एक कोई कर्मचारी साहब के हवाले से दिया है, तो हम करदाता हैं, हम कर देते हैं, हम अपने परिवार का पेट पालते हैं, हम उस कर से सरकार चलती है। इसी तरह से जो पेट्रोल पंप चलाने वाले हैं वो ईंधन दाता हैं,
कोई कपड़े का कारोबार करने वाले वो कपड़ा दाता है, कोई शिक्षा का कारोबार करने वाले वो शिक्षा दाता है। वो उस पोस्ट में कुछ इस तरह की बातें कही गई है। मुझे तकलीफ ये हुई कि इन वर्गों की, मैं किसी के प्रति असम्मान नहीं दिखा रहा हूं, ना ही मेरा कोई इरादा है, लेकिन किसानों, इस देश में किसानों को आप इतनी आसानी से बहुत ही कैजुअली नहीं ले सकते। हम बचपन से पढ़ते आए हैं और सच्चाई भी है कि ये देश कृषि प्रधान देश है, और जब ये कृषि से हटा, अपनी मुख्य धारा से हटा, तभी से तमाम सारी समस्याएं किसानों की पैदा हुई हैं। पिछली बार 3 कृषि कानून आए, हमने देखा कि साल भर तक वो आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से और गांधीवादी तरीके से चलता रहा, और अंततः सरकार को किसान कानून वापस लेने पड़े। तो और उसमें भी कहीं कड़ाके की सर्दी में ठंडा पानी उनको बरसाया जा रहा है, उनको दीवार खड़ी की जा रही है, सड़क पर एंट्री बैन की जा रही है, आना जाना रोका जा रहा है। मतलब कई दफे आम आदमी के लिए भी मानवाधिकारों से उसको वंचित कर दिया गया। इस बार भी हमने देखा, ये जो तरीके हैं, ये मुझे नहीं लगता कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए, एक लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत संवेदनशील मामला है। ये बहुत उचित है। ये इसकी संसार के हर जगह कहीं पे भी आप इस बात को उठाइए, इस फोरम की किसी भी फोरम पे इसकी आलोचना जरूर होगी कि किसानों को तो बख्श देना चाहिए, किसानों के प्रति, उनकी मांगों के प्रति सहानुभूति बरतनी चाहिए। और सरकार, मुझे लगता है, माफ कीजिए, ये किसानों को लेकर के बहुत संवेदनशील नहीं है। 6,000 रुपया साल का जो देने की वादा जो किया गया था, बाकी बहुत सारे वर्गों को बहुत कुछ दे दिया गया, लेकिन किसानों का पैसा तो अभी वैसे ही मिल रहा है, और वो भी कितने महीने के बाद मिलता है। आप जरा देखिएगा फसल बीमा का, और जो जिस तरह से फसलों का पैसा जब मिलता है किसानों को नुकसान का, तो क्या पैसा मिलता है उनको। कुछ किसी को सैकड़ों रुपए में मिलता है, किसी को 1,000 रुपए मिलता है, किसी को 500 रुपए मिलता है, किसी को 2,000 मिलता है, किसी को 5,000 मिलता है, ऐसा पैसा आता है। आप बताइए, क्या किसान की फसल जिसकी खराब होती है उसकी कीमत ये है? तो एक मोटे तौर पर मैं बात कह रहा हूँ, मतलब बहुत उदाहरणों के साथ और प्रमाणों के साथ जब बात करेंगे तब तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, लेकिन किसानों के प्रति सरकार को गैर राजनीतिक तरीके से संवेदनशील होकर सोचना चाहिए। अब एक तर्क ये दिया जा रहा है सरकार की तरफ से कि वो खालिस्तानी है। अरे भाई, कोई प्रमाण है आपके पास, कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट हो तो बताइए। कनाडा ने कोई रिएक्ट किया हो, सपोर्ट किया हो, तो आप एक बार कहने के लिए हकदार हैं। लेकिन अचानक ही उनको खालिस्तानी बता देना क्योंकि वो पंजाब के किसान लीड कर रहे हैं या पंजाब हरियाणा से आए हैं, इसलिए आप उनको खालिस्तानी बता देंगे, तो ये मुझे थोड़ा सा अटपटा लगता है। आनंद जी, ये मैं इसमें एक अच्छी बात, जो मुझे, मेरे लिए एक नई बात थी और मुझे इसका पता नहीं था। मुझे ये चौधरी हरपाल सिंह साहब हैं, भारतीय किसान यूनियन असली बोलते हैं उनको जी। वो पुराने आदमी हैं, मतलब चौधरी चरण सिंह के साथ 20 साल रहे, फिर महेंद्र सिंह टिकैत जी के साथ 20 साल रहे, अब अपना अलग चलाते हैं और किसानों के प्रति बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। मुझे एक, आपने चूंकि वो बीमा योजना की बात कही ना, उनकी एक नई बात मुझे पता लगी। उन्होंने कहा कि साहब, ये बीमा योजना में हम लोगों के खाते से सीधे पैसा काट लिया जाता है, बीमा की किश्त जो उसका प्रीमियम है। जी। उनका दावा यह है कि पिछले एक पूरे साल में एक भी किसान को बीमा का लाभ नहीं मिला, एक भी किसान को। वो जीरो बोल रहे हैं और कह रहे हैं वो प्रीमियम केवल इसलिए सरकार उसको इस तरह से निट कर रही है कि वो केवल उनके चहेतों के पास चला जाए, उसमें जो भी उनका हिस्सा हो। लेकिन कहना है किसानों के लिए वो नहीं इसलिए है क्योंकि उसमें जो कंडीशंस डाली गई वो कोई किसान वो हो ही नहीं सकती फुलफिल। तो ये भी एक तथ्य है, एक ये भी है जिसपे हम लोगों को याद रखना होगा। लेकिन मैं एक चीज और आपसे, ये जो नेम शेमिंग का एक नया बीजेपी ने हथियार नहीं किया कि जो उनसे बोले उसको गाली देना शुरू कर दो, पूरी एक आर्मी आ जाती है गाली देने की। जैसा आपने कहा, मैं हरदम ये मानता हूं कि किसानों को अगर कोई किसान के प्रति भाव, उसकी सद्भावना नहीं है और उसको खराब बोल रहा है तो वो पाप के बराबर है। मैं जिस पाप पुण्य को मानता हूं, मेरे लिए वो पाप है, क्योंकि किसान का तो बात ही दूसरी है भाई। अगर आपको याद हो, अभी किसान को गाली दे रहे हैं और कह रहे हैं करदाता। अरे भाई, करदाता इस देश का जो नमक खा रहा है वो भी है।
अगर इस देश में सरकार ने तो खाने पीने की चीज पे और टैक्स लगा दिया है, ये शंकराचार्य जी जो हैं, जो धर्माचार्य हैं, जो हिंदू धर्म की बात करते थे उनको भी गाली देने लगते हैं। मतलब हर बात का, हर जिसको हम लोग, अगर आपको याद है पुराना एक नारा लगता था, हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है, तो इनका है कि हर विरोधी के चक्कर में गाली हमारा नारा है, ये केवल गाली देते हैं। तो मैं इसलिए इस बात को चर्चा में लाया हूं, आप भी कमेंट देखते होंगे, ये खालिस्तानी खालिस्तानी कहने का क्या मतलब है? आप एक ऐसी कौम, एक ऐसा 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 सूबा जो देश की शान है, मेहनतकश लोग हैं, आज तक भीख मांगते हुए नहीं देखा है, आज उनके लंगर में चले जाइए, बिना भेदभाव के वो करिए। जब कोरोना जैसी कोविड टाइम में भी मुझे ठीक से याद है कि कोविड में केवल इनका ऑक्सीजन लंगर चल रहा था। ऑक्सीजन चले जाइए लखनऊ में, उनके यहाँ लंगर, मतलब गुरुद्वारे के बाहर ऑक्सीजन मिल जा रही थी, सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं थी। तो ऐसी कौम को आप गाली दे दे के क्या, व्हाट यू आर अचीविंग? मैं थोड़ा इस पे भी आपसे, अच्छा एक और चीज, जो इनके प्रमुख स्पोक्स पर्सन है, जो कल आके इस पे बता रहे थे किसानों का हमने क्या किया, वो भाई साहब अनुराग ठाकुर जी हैं। अब अनुराग ठाकुर जी कितने अच्छे वक्ता हैं, वो हम लोगों ने दिल्ली इलेक्शन के समय देख ही लिया था, जब वो नारा लगवा रहे थे कि देश के गद्दारों को, मुझे लगा यहां ना लगवाने लगे। वो इनके बेस्ट फुट है, इनके पास सबसे अच्छा आदमी वो है। दूसरा, जो ये तीन लोग नेगोशिएट करने जा रहे हैं, पीयूष गोयल, नित्यानंद राय और अर्जुन मुंडा, इनकी क्या पॉलिटिकल हैसियत ऐसी है, दे हैव द वेट कि ये वहां पे कुछ बात कर सके? इनको कौन सीरियसली लेगा? ये बिल्कुल 100% यहां इस देश में दो ही लोग सरकार चला रहे हैं, दो ही। अब ये सीधे सीधे मोदी जी और अमित शाह साहब नेगोशिएट कर रहे हैं इनके नाम। ये क्यों नहीं नितिन गडकरी को, राजनाथ सिंह जी को, अमित शाह खुद, ये इन लोग क्यों नहीं जा रहे हैं और किसानों से बैठ के बात कर ले रहे हैं? भाई ये सीरियसनेस ही नहीं मानी जाएगी इनकी। मैं थोड़ा इस पे भी कर लूं, ये क्या सरकार सीरियस है रिजॉल्व करने में? इसको तो देख के लगता है नहीं। और दूसरा, ये जो नेम शेमिंग का, हर को गाली दे दो, कोई भी आए उसको लेफ्ट राइट सेंटर गाली दे दो। मैं दोनों इन चीज पे छोटी छोटी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए आनंद जी, पहले जो आपने बात कही कि क्या जो इस तरह का मामला है कि सरकार जिन लोगों को बात करने के लिए भेज रही है, क्या उनकी ताकत कितनी है, क्या उनकी कोई हैसियत है कि वो नीति विषयक फैसला तत्काल ले सकते हैं, या कोई कैबिनेट की सब कमेटी के रूप में जा रहे हैं? क्या वो एम्पावर्ड हैं? क्या वो सर्वशक्तिमान कोई कमेटी है संसद की? चूंकि ये प्रतिपक्ष को तो भरोसे में लेते नहीं। अब किसान किसी एक पार्टी का नहीं होता, किसान एक प्रोफेशन है, किसानी। और किसान के लिए आप प्रतिपक्ष को आप अपने भरोसे में नहीं लेना चाहते हैं, उनके साथ मीटिंग में नहीं करना चाहते हैं, संसद में उनके मसाइल आप उठाना नहीं चाहते हैं, उन पे कहीं बात ही नहीं हो रही है। तो जब बात नहीं हो रही, और जाहिर सी बात यह है कि जो मांगे हैं, मैंने तो मांग पत्र पढ़ा है उनका, देखा है आनंद जी, उसमें बहुत आसान नहीं है कि आप मांग पूरी कर लें, लेकिन आपकी नियत, नजर, मंशा वो तो किसान समझ सकते हैं। आप स्टेप बाय स्टेप करिए, क्रमबद्ध करिए। जो छोटी मांग है वो मान लीजिए, 2 मांगों के लिए कमेटी बना दीजिए, 1 महीने में भाई 2 ये मान ली जाएंगी, चुनाव आते आते तक 4 निपटा लीजिए। चूंकि अब ये उलझ गया है मामला, और इसलिए ये किसी तरह से उसको टालना चाहते हैं। एक तो ये। दूसरा जो प्रश्न आपका था कि जो ये सरकार सबको, मतलब जो भी वर्ग उनको आलोचना करता है, वो उसको देश का विरोधी एक तरह से निरूपित कर देती है। मैं बताऊं आपको, अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में एक वर्ग ऐसा है भी, जो सरकार की तरफ से जो नैरेटिव गढ़ा जाता है, रचा जाता है, चलाया जाता है, वो उस पर बिना विचारे, बिना सोचे समझे इस बात को आगे बढ़ा देता है कि हाँ, वास्तव में सरकार ने ये कहा है बिल्कुल सच है। तो अगर उन्होंने कहा कि ये खालिस्तानी हैं, तो कुछ लोग खालिस्तानी प्रोपेगेंडा को प्रचारित करने में लग जाएंगे। अरे भाई, पार्टी का, मैं आपको एक घटना सुनाता हूं, देखिए, मैं सच्ची बात है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कुशाभाऊ ठाकरे। तो कुशाभाऊ ठाकरे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो शिवसेना, उस समय वो थे, ठाकरे साहब जिंदा थे, तो ठाकरे साहब ने कोई ऐसी टिप्पणी की जो राष्ट्रीय भावना के अनुरूप नहीं थी। तो कुशाभाऊ ठाकरे ने कहा जो गलत है वो गलत है, मेरे साथ इंटरव्यू में कहा था।
ऐसा वो भले ही हमारे सहयोगी हैं, हमारे भले ही हमारी विचारधारा समान है, लेकिन अगर वो अनुचित बात करते हैं तो मैं उसका विरोध करूंगा, मैं गलत को सच नहीं कहूंगा। अब अफसोस की बात यह है आनंद जी कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर इस तरह से साफगोई से बात करने वाले लीडर की कमी है, और जब तक लीडर की ऐसी कमी रहेगी तो ये पार्टी क्योंकि जमीन से कटी रहेगी तो तिकड़मों के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश करेगी। जी जी, मैं राजेश भाई एक और चीज हुआ है, क्योंकि इसमें इतनी और पॉलिटिकल न्यूज़ें थी वो रह गया। सोनिया गांधी जी अब लोकसभा वाली जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, जो चुनाव लड़ने की पॉलिटिक्स होती है, उससे बाहर निकल गई हैं। अब वो क्योंकि शायद उनकी मेडिकली हेल्थ वाइज इतना नहीं होगा कि वो कैंपेन उसमें आए, वो राजस्थान से राज्यसभा जा रही हैं। लेकिन रायबरेली सीट का क्या होगा, उन्होंने उसमें अपने क्षेत्र के लोगों से भी चर्चा की है। और दूसरा मैं आपको इसलिए, क्योंकि वो भी क्या होने वाला है, ममता बनर्जी जी पंजाब जा रही हैं 21 फरवरी को, और वहां मत्था टेकने के बाद स्वर्ण मंदिर में वो भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल जी के साथ एक बैठक कर रही हैं। मैं जरा दोनों अलग अलग, क्योंकि लार्जर उसमें इंडिया है, तो सोनिया गांधी जी का अगर लार्जर देखिए तो वो तो अब बाहर निकल रहे हैं, तो इंडिया क्या, उस पर क्या फर्क पड़ेगा। और ममता बनर्जी जी का चंडीगढ़ जाना, अरे अमृतसर जाना, मत्था टेकना और इन लोगों से अलग से बात करना, दोनों को आप कुछ समझ पा रहे हो तो उस पर आप क्या समझ पा रहे हैं, जरा बताइए। देखिए, सोनिया गांधी की जो बात आपने कही, तो सोनिया गांधी के इस कदम या जो जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी को अगर हम पढ़ते हैं तो मुझे दो तरह के मैं अपनी जो राय बनाता हूं। वो पहली राय तो ये है कि देखिए, सोनिया गांधी ने अपना सर्वश्रेष्ठ कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। आप याद कीजिए 1996 में कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या थी, कितनी पार्टियां उस समय जब 96 के चुनाव हुए तो कांग्रेस के अंदर से निकल के बन गई थी। एनसीपी बन गई थी, माधवराव सिंधिया ने अपनी पार्टी बना ली थी, अर्जुन सिंह ने अपनी पार्टी बना ली थी नारायण दत्त तिवारी के साथ में। इस तरह से अलग अलग कई पार्टियां बन गई। और जब सीताराम केसरी आए, और जब वो उनको तो खैर बहुत कम समय मिला काम करने का, लेकिन सोनिया गांधी ने जब जिस तरह से चुनाव जीता और चुनाव जीतने के बाद उन्होंने एकजुट किया पार्टी को, तब जाकर के वो 10 वर्षों तक उन्होंने बहुत ही शानदार जो हुकूमत की पार्टी ने, तो हम कह सकते हैं कि वो अपना सर्वश्रेष्ठ दे चुकी हैं। उम्र है, हम जानते हैं कि बीमार हैं, लेकिन जो उन्होंने एक भावुक चिट्ठी लिखी है कि रायबरेली के साथ उनका रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है, सामाजिक रिश्ता है, राजनीतिक रिश्ता है, तो उस रिश्ते की खातिर ये तो अफसोस होगा कि अब सीधे तौर पर नहीं चुनी जाएंगी वहां से, लेकिन अगर उनके परिवार का कोई प्रतिनिधि वहां जाता है तो मुझे लगता है कि शायद वो परंपरा या विरासत बनी रहेगी। और अप्रत्यक्ष रूप से भले ही वो राज्यसभा में रहे तो, लेकिन रायबरेली के साथ तो उनका जुड़ाव तो रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि उम्र को देखते हुए उनका फैसला एकदम ठीक है। दूसरी चीज ये है कि देखिए, अब हम घर के उदाहरण बताते हैं। जब तक घर का मुखिया एक तरह से रिटायर नहीं होता, तब तक वो घर का वो जो बेटा है वो अपने आप को जिम्मेदारी उठाने लायक समझता भी नहीं है। तो अभी जो भी होता है वो सब सोनिया गांधी की तरफ देखने लग जाते हैं। अब सोनिया गांधी जब नहीं रहेंगी तो मुझे लगता है कि पार्टी की सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप, थर्ड लाइन ऑफ लीडरशिप, वो इस जिम्मेदारी को समझेंगे और उस जिम्मेदारी के बाद वो आगे आएंगे। अब दूसरी बात जो आपने ममता बनर्जी वाली कही है कि ममता बनर्जी अमृतसर जा रही हैं, ममता ने एक कोशिश और भी की थी। आपको याद होगा जब वो मुंबई गई थी और एनसीपी के साथ मीटिंग हुई थी और कुछ दलों के साथ उनकी मीटिंग हुई थी, फिर उत्तर प्रदेश अखिलेश के साथ भी उनकी चर्चाएं हुई थी। तो अब लेकिन देखिए, इंडिया में कुछ पेंच तो हैं। ये जो प्रादेशिक और क्षेत्रीय दल जितने भी हैं, उन्हें थोड़ा सा अब उन्हें राष्ट्रीय परिदृश्य में सोचना पड़ेगा। लोकतंत्र के एक राष्ट्रीय स्वरूप की चिंता करनी पड़ेगी। अगर वो अपने प्रादेशिक और अपने हितों की चिंता करेंगे, अपने प्रदेश की चिंता करेंगे, तो राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र का भला नहीं करेंगे। अब इसमें कांग्रेस की भूमिका, वो कहते हैं कि कांग्रेस बड़ी पार्टी, वो क्यों बात नहीं करती। भाई 300 के आसपास कांग्रेस ने अपना शायद फैसला लिया है कि 300 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे।
आप बताइए, आपको याद होगा कि क्या 300 से कम सीटों पर कभी कांग्रेस लड़ी है आज तक? शायद पहली बार ऐसा हुआ है। तो अब कांग्रेस से वो क्या चाहते हैं? और इसके बावजूद कि उसका 15 साढ़े 15 करोड़ वोट हैं कांग्रेस के पास, और बाकी पार्टियों के पास तो 1 करोड़ के इर्द गिर्द उनकी सुई ठहर रही है। तो इसके बाद भी वो कांग्रेस से बहुत कुछ चाहते हैं। मुझे लगता है क्षेत्रीय और प्रादेशिक दलों को अपने भीतर झांकना चाहिए और राष्ट्रीय हित में उन्हें कुछ कोई फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, और उसमें उनकी भूमिका इंपॉर्टेंट है। इस नजरिए से, चूंकि ममता बनर्जी की अगर पहल होती है तो शायद कुछ निकले, वी कैन होप। जी। मैं बस दो जल्दी से एक टिप्पणी ले लूं। जो सोनिया गांधी जी की चिट्ठी, उसमें लास्ट में उन्होंने कहा, जिससे एक संभावना बनती है कि आपने जैसे मुझे संभाला था, मेरे परिवार को, वैसे ही आप मेरे परिवार को संभालेंगे भविष्य में। इससे कहीं लगता है कि ऐसा नहीं है कि वो रायबरेली से जो एक संभावना व्यक्त की जा रही है, अटकल है अभी कि प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ेंगी। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर प्रियंका गांधी तो पॉलिटिक्स में हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, वो अच्छा हुआ कि वो राज्यसभा के रास्ते से नहीं आई, क्योंकि बहुत अटकल ये लग रही थी कि प्रियंका गांधी भी राज्यसभा से जा रही है। मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी जिस दिन राज्यसभा से चली जाएंगी इसमें, तो प्रियंका गांधी की कोई भी जो पॉलिटिक्स है वो वही खत्म हो जाएगी। प्रियंका गांधी को एक इलेक्शन लड़के, 2 इलेक्शन लड़के, लेकिन जाना तो पड़ेगा लोकसभा के सीधे रास्ते से। तो आपको क्या लगता है कि प्रियंका गांधी जो, क्योंकि वो लास्ट लाइन मुझे बिल्कुल साफ है कि वैसे ही आप मेरे परिवार को संभालेंगे, तो वो प्रियंका गांधी का इंडिकेशन मुझे लग रहा है एक। और दूसरा, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो जो रीजनल पार्टीज हैं, इनको क्या दिख नहीं रहा है कि किस तरह से बीजेपी आपको साथ लेके खत्म करने का काम करती है? एक नहीं, अनगिनत उदाहरण है। कुछ भी करिए आप, नॉन यूपीए बनाइए, कुछ बनाइए, लेकिन अंतोगत्वा अगर आप, मतलब मैं ये मानता हूं कि ममता जी अगर 42 में से बीजेपी की 18 सीट को कम कर देती हैं तो वो सफल है। वो कांग्रेस के साथ जाए ना जाए वो इनके, लेकिन अगर वो 18 सीट से बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो ममता जी को भी लेनी होगी। राजेश भाई, इन दोनों टिप्पणियों के साथ, प्रियंका गांधी और इस पे। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये बात बिल्कुल सही है कि रायबरेली का प्रतिनिधित्व गांधी परिवार ही करेगा, और मैं बहुत ही भरोसे के साथ कह सकता हूं कि उसमें अब प्रियंका गांधी ही वहां से चुनाव लड़ेंगी, लोकसभा के जरिए आएंगे। और आपने ठीक बात कही कि लोकसभा के जरिए चुनाव के मैदान में मतदाताओं के सीधे संपर्क में आकर के जब आप संसद में अपनी उनकी आवाज मुखर करते हैं तो आपकी भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, और राजनीति का ककहरा भी आप बड़ी तेजी के साथ सीखते हैं। राज्यसभा दरअसल उच्च सदन है, और राज्यसभा मुझे नहीं लगता कि राजनीति की शुरुआत के लिए कोई बहुत अच्छा फोरम या मंच है। राजनीति का एक आखिरी पड़ाव तो हो सकता है, जो बहुत सीनियर लोग हैं, अच्छा सोच रखने वाले लोग हैं। और दरअसल आपको याद होगा कि राज्यसभा का कॉन्सेप्ट तो ये था कि समाज के तमाम क्षेत्रों के लोग, मतलब उसमें फिल्म, संगीत, कला, साइंस, विज्ञान, खेल वगैरह सबके प्रतिनिधि नुमाइंदगी होती थी। तो राज्यसभा, अब हमने बाद के वर्षों में राज्यसभा को एक सियासत करने का एक टूल बना लिया है, औजार बना लिया है। तो प्रियंका गांधी का जाना तो राज्यसभा के लिए मैं बहुत अच्छा नहीं मानता। लोकसभा में वो आएंगी, रायबरेली से आएंगी, और राहुल गांधी बहुत सीधी पॉलिटिक्स में तभी आएंगे जब कांग्रेस बहुत पूर्ण बहुमत के साथ आएगी, बहुत सा अच्छे बहुमत से आएगी, जिसकी फिलहाल अभी तो स्थितियां उतनी अनुकूल नहीं लग रही हैं। राहुल इसी तरह से पार्टी को मजबूत करने में लगे रहेंगे, लेकिन गांधी परिवार की जो परंपरा है कि देखिए, महिला प्रतिनिधित्व तीसरी पीढ़ी आएगी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और अब प्रियंका गांधी। नेहरू के बाद इन 3 नेत्रियों ने ज्यादा पार्टी को मजबूत किया है। राजीव गांधी का नाम मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि उनको तो बेचारों को 3-4 साल का ही मौका मिला था, और अनफॉर्चुनेट पार्ट रहा कि अगर वो शायद जीवित रहते तो ये देश उनकी बहुत ही चमकीली पारी देखता। जी। मेरा एक, क्योंकि अब आप सामने हैं तो मैं, एक लालच है, एक अंतिम प्रश्न कर लूं। इलेक्टोरल बॉन्ड पे हम लोगों ने आज ज्यादा चर्चा नहीं की क्योंकि उस पर बहुत चर्चा है, बहुत जगह हो रहा है। मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाह रहा हूं, ये बताइए कि ये तो सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से कहा कि ये
अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसने वर्ड यूज किया है, इट इज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल थिंग। जी। अब मुझे ये बताइए, और उसने ये भी कहा एसबीआई से कि आप बताइए किसने कितना पैसा कैसे कहा किसने दिया और किसने लिया, ये पूरा ब्यौरा दीजिए और उसको इलेक्शन कमीशन से कहा है साइट पे डालिए। अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो क्या इसकी वसूली नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अगर आपने जी, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं आपसे। जी, ये बिल्कुल असंवैधानिक है। कानून का एक छोटा छात्र होने के नाते भी मैं कह सकता हूँ, और थोड़ी बहुत जो पढ़ाई है मैं उस आधार पर कह सकता हूँ कि जो हमारे संविधान की भावना है उसका आदर नहीं करता। हमारा संविधान अपने कामकाज के आधार पर वोट मांगता है और उस सरकार को निर्वाचित करता है जो मतदाताओं के दिलों में बैठी गई है। पूंजीपतियों से पैसा बटोर के और तमाम जो डिजिटल और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर तमाम तरह की तिकड़में करके, प्रोपेगेंडा करके, प्रचार अभियान चला करके अगर आप वोट कवारेंगे तो वो संविधान की मंशा के अनुरूप नहीं है। दूसरी बात, इस इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम से करप्शन का को बढ़ावा मिलता है और तमाम सारी बुराइयां पैदा होती हैं। मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पर कहूं कि आनंद जी की पार्टी को मैं चंदा देता हूं, मैं एक पूंजीपति हूं और आपकी पार्टी सत्ता में है, मैं आपको मान लीजिए 1 रुपया चंदा देता हूं और वो गोपनीय रहता है क्योंकि मैं कोई पता नहीं लगा सकता। अब आपने सत्ता में आ गए और आप अगले 5 साल तक सत्ता में रहेंगे तो मैं आपसे उस 1 रुपए के बदले में 100 रुपए के काम करा लूंगा और किसी को पता नहीं चलेगा। तो ये जो चीज है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड में ये बहुत बड़ी खराबी थी और ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत अच्छा फैसला है कि ये बल्कि स्थायी तौर पर बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे भला नहीं होता। इससे हमारे नहीं, ये स्थायी तौर पे बंद हुआ है राजेश भाई। उन्होंने इमीडिएट इफेक्ट कहा है कि आज से अभी से इलेक्टोरल बॉन्ड की वो बंद, खरीद फरोख्त बंद, जिसके पास पड़े हैं 15 दिन की वैलिडिटी के किसी भी, उसको वापस एसबीआई में करिए, उसका पैसा वापस करिए। अब यही हमारे संविधान की भावना और मंशा है। अब ये है कि कहीं सरकार संसद जब अगली बार मान लीजिए खुदा ना खास्ता ये फिर आ गई संसद में चुन के और फिर ये कानून बना के ले आए, तो कौन सी पार्टी ये मना करेगी कि करोड़ों रुपए उसको चंदा ना मिले? ये ठीक है कि मान लीजिए 1,500 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को मिला या 2,500 करोड़ तृणमूल कांग्रेस को मिला या 1,000 करोड़ कांग्रेस को मिला, तो कौन सी पार्टी है जो नहीं चाहेगी कि 1,000 करोड़ों से ना मिले, 1,500 करोड़ों से ना मिले? राजेश भाई, फेवर से ज्यादा खतरनाक लगता है, और वो पीएम केयर फंड इसीलिए नहीं खोल रहे हैं कि आपने मुझे पैसा दिया और फिर आपने आ गए, मैं 5 साल तो आपने कमाया, वो तो अलग बात है। और ये काफी होता भी है कि भाई बहुत से ठेकेदार, बहुत से वो सब। लेकिन जो ज्यादा खतरा है कि मैं सरकार हूं, मैंने बैंक से कहा कि इनको 1,000 करोड़ दो, उस 1,000 करोड़ का रेट है कि आपने 400 करोड़ मुझे दीजिए, उसके बाद आप चले जाइए लंदन, 600 करोड़ में मौज मस्ती करिए, वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करिए, पार्टी भी करिए, लोगों से मिलिए जुलिए भी। तो ये मॉडल भी एक चल रहा था। अगर पीएम केयर फंड खुल जाए तो सारा सामने आ जाएगा कि ये मॉडल चल रहा था। इसकी बहुत बड़ी संभावना है कि ऐसे लोग जो दिवालिया हो गए हैं, ऐसे लोग जो डिफॉल्टर हैं, वो इसमें कहां से पैसा दे रहे हैं पीएम केयर फंड और इसमें, तो वो भी एक अहम बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।